इससे पहले के व्याख्यान में हम हड़प्पा सभ्यता का दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध कैसा था, किस प्रकार से करते थे और हमें इसके बारे में कैसे ज्ञात हुआ, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के मोहरों और मुद्रांकन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता अपने व्यवसाय को करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते थे और उन वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए कच्चे माल की प्राप्ति वो विभिन्न जगहों से करते थे, जो कई बार आसपास के क्षेत्रों से भी होता था और कई बार वो बाहर के देशों से भी मंगाया जाता था। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये लोथल का गोदीबाड़ा या कि बंदरगाह है जो वर्तमान में सूखा हुआ है। ये भी पकी हुई ईंटों से बनाया गया था, जिससे हमें ज्ञात होता है कि उस समय जहाज और व्यवसाय बहुत उन्नत था और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह भी थे जहाँ से वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। सुदूर क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध। हड़प्पा सभ्यता का दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर दिलमुन, मगन, जिसे कि ओमान कहा जाता है वर्तमान में, ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक सहयोगी थे। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है वहाँ पर प्राप्त मुद्राओं, बर्तनों इत्यादि से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें और बर्तन इन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं और उसी प्रकार से इन स्थानों की वस्तुएं हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कच्चा माल मंगाने के लिए जैसे अफ़गानिस्तान से लाजवर्द मणि मंगाई जाती थी, स्फटिक मंगाया जाता था। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये बहरीन या ओमान से प्राप्त एक सेल खड़ी की बनी हुई मोहर है, जिसमें ये एक जहाज का चित्र अंकित है। इसी प्रकार से इस पत्थर के टुकड़े में भी एक जहाज का चित्र अंकित है। यह फारस की खाड़ी से मिली हुई मोहर है, जिसमें ये बैल प्रदर्शित है और ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। ये ओमान से प्राप्त एक फयांस का बर्तन है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा निर्मित है। यह एक मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहर है, जिसको हम आगे दिखाएंगे। ये एक बेलनाकार मोहर है। इसी मोहर को विस्तृत रूप में एक पैनल पे यहाँ पर दिखाया गया है। इस चित्र में यह कुबड़ वाला बैल, जो कि मेसोपोटामिया के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं था परंतु हड़प्पा वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, प्रदर्शित किया गया है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापार चलता था और हड़प्पा को उनके लेखों में मेलुहा के नाम से जाना जाता था। मोहरें और मुद्रांकन। हड़प्पा सभ्यता की में सेल खड़ी की बनी हुई हजारों की संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। हजारों की संख्या में सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की मोहरें आप देख रहे हैं, ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई हैं और इनमें किसी न किसी पशु की या अन्य प्रकार की आकृतियां अंकित हैं। साथ ही इनमें कुछ न कुछ ये हड़प्पन लिपि में लिखा हुआ है, जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन ये सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें हमें हड़प्पा लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देती हैं, जैसे कि वो किन प्रकार के पशु पक्षियों से परिचित थे, उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बहुत ही प्रसिद्ध पशुपति की मोहर को आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस मोहर का इतना हिस्सा यहाँ टूटा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति को योगी की मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है, जिसने अपने सर पर त्रिकोण या त्रिशूल की आकृति का एक मुकुट लगा रखा है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी, व्याघ्र, गैंडा और भैंसा अंकित है और इसके अतिरिक्त ऊपर सिंधु लिपि में कुछ लिखा हुआ है। एक अन्य मूर्ति में, एक अन्य मोहर में भी एक योगी को प्रदर्शित किया गया है। ये वर्तमान में भारत में प्रचलित सैविज्म का
या शैववाद का हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ाव समझ सकते हैं। कहा जाता है कि ये प्राचीन शिव का अंकन है। मोहरें सिर्फ मुद्रांकन का ही काम नहीं करती थीं, इनका उपयोग एक सील के रूप में, स्टैंप के रूप में भी किया जा सकता था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस एक मिट्टी के टुकड़े पर लगभग 1, 2, 3 अलग अलग सील अंकित हैं, यानी कि ये एक प्रकार का ठप्पा था जो कि वस्तुओं को के निर्यात के समय उनके ऊपर, जैसे आज हम ठप्पा लगा देते हैं, सील लगा दी, लाख लगा करके उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, उसी प्रकार से ये मोहरें एक सील के स्टैंप के रूप में काम करती थी। किसी भी सामग्री को झोले में या किसी बोरे में भर के उसके ऊपर मिट्टी से इस प्रकार से चिपका दिया जाता था और उसके ऊपर जो भी श्रेणी या व्यक्ति भेजने वाला होता था वो अपनी स्पेशल विशेष मोहर से उसके ऊपर छाप बना देता था। अगर वो छाप सही सलामत दूसरे स्थान पर प्राप्त होती थी तो इसका अर्थ था कि सामान इसके अंदर जो है वो सही सलामत है। अगर सील टूटी हुई होती थी तो इसका अर्थ था कि सामान इसके अंदर के उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। तो मोहरें एक प्रकार से स्टैंप का भी काम करती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज अनवरत प्रयास के बाद भी पढ़ा नहीं जा सका है। इसका कारण है कि किसी भी प्रकार का कोई द्विभाषिक अभिलेख आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी और दाएं से संभवतः दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसमें सबसे बड़ा जो हमें अभिलेख मिला है उसमें लगभग 26 चिन्ह हैं। इसके अलावा 375 से लेकर के 400 तक चिन्ह अभी तक हड़प्पा लिपि के जाने गए हैं। ये कुछ हड़प्पा लिपि के चिन्ह हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकृतियों की मोहरों में हम देख सकते हैं। यह धौलावीरा से प्राप्त हड़प्पन लिपि का एक सूचना पट है। जो ये पूरा आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसी को यहाँ पर पेंसिल के द्वारा बना करके प्रदर्शित किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं और इस कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी अभी सिर्फ अनुमानों पर आधारित है। बाँट। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बहुत उन्नत था और इसका एक विशेष कारण उनके शिल्प उत्पादन के साथ ही उनके मानकीकृत बाँट थे, जो कि 16 और उसके गुणज में थे, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से वो आगे बढ़ते थे। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न नाप के तौल के बाँट यहाँ पर प्रदर्शित हैं। ये बाँट पत्थर, मिट्टी या धातुओं के भी बनाए जाते हैं। सबसे पहले हड़प्पा वासियों के द्वारा धातु की तराजू या तुला का भी प्रयोग किया गया, जो यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता के एक म्यूज़ियम में, संग्रहालय में रखे हुए कुछ तराजू के बाँट प्रदर्शित हैं। प्राचीन सत्ता। किस प्रकार से हड़प्पा वासियों का राजनीतिक जीवन था या किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पाई जाती थी, इसके बारे में हमें कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु एक अनुमान लगाया जाता है कि एक प्रकार का पुरोहित वर्ग था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक वहाँ से पुरोहित का धड़ मिला है जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है। और मातृ देवी, जो कि वहाँ की प्रमुख देवी थी, उसका भी पता चलता है। किसी न किसी प्रकार की एक राजनैतिक सत्ता अवश्य थी। संभवतः ये कुछ एक स्थानीय सत्ता थी, जैसे कि वर्तमान की नगर पालिकाएँ, जो कि इतने बड़े शहरों का संचालन करती थीं। इसका पता हमें चलता है जैसे कि ये हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार के अवशेष हैं। इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं, जहाँ की अनाज इकट्ठा किया जाए, ये तभी संभव था जबकि इसके
पालन करवाने के लिए किसी न किसी प्रकार की सत्ता उपस्थित हो, या फिर हड़प्पा की गलियाँ, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम, पानियों के निकलने की व्यवस्था, एक जैसा नगर विन्यास, लगभग हड़प्पा के सभी शहरों में एक जैसी नगर नियोजन की व्यवस्था मिली है। एक जैसे बाँट पूरे हड़प्पा में मिले हैं और उनके बर्तन, मनकों के निर्माण, इन सब में एक रूपता पाई जाती है। और ये तभी संभव है जब किसी न किसी प्रकार की एक केंद्रीकृत राजनैतिक सत्ता उपस्थित रही हो और वो इन सभी चीज़ों को नियमित कर रही। सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, इसके बारे में कई विचार प्रचलित हैं। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। एक समय हड़प्पा या सिंध का इलाका, पंजाब प्रांत है, बहुत ही उपजाऊ था। कालांतर में वहाँ पर परिवर्तन हुए, भौतिक परिवर्तन हुए, वहाँ पर पानी बरसना कम हो गया और इसके कारण धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा और लोग शहरों को छोड़कर जाने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि वनों के अत्यधिक दोहन, अत्यधिक कटाई के कारण सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। ईंटों को पकाने के लिए या अन्य घरों में खाना बनाने के लिए इन सब संसाधनों का बहुत अत्यधिक प्रयोग किया गया, जिसके कारण वनों का विनाश हुआ और वनों के विनाश ने धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन या कम बारिश को आमंत्रित किया और धीरे धीरे करके सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि बार बार आने वाली बाढ़ों के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। सिंधु सभ्यता के सभी प्रमुख शहर नदियों के किनारे बसे हुए थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में पता चला कि ये शहर 7 बार बाढ़ से ग्रस्त हुआ था, क्योंकि हर बार बाढ़ आने के बाद उसके ऊपर पुनः निर्माण कर दिया गया था। तो इस तरह के 7 स्तर प्राप्त हुए हैं जो कि बताते हैं कि लगातार बाढ़ आती रहती थी। तो ये एक संभव है कि लगातार बाढ़ आने के कारण अंततः जो है निवासियों ने उस स्थान को त्याग दिया। कुछ लोगों का कहना है कि नदियाँ सूख गई या उन्होंने मार्ग बदल लिया, जिसके कारण हड़प्पाई शहरों का विनाश हो गया। पहले सिंधु सरस्वती नदी वहाँ से बहती थी, जो कि बहुत ही पूजनीय नदी थी, परंतु वर्तमान में सरस्वती का कोई अस्तित्व अब उस इलाके में नहीं पाया जाता है। और सिंधु नदी भी अब जहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है उससे कई किलोमीटर दूर बहने लगी है। सभी नदियों का जो है लगभग मार्ग इसी प्रकार से प्राचीन शहरों से बहुत दूर हो गया है। तो हो सकता है कि नदियों का मार्ग बदल लेने के कारण, दूर बहने के कारण धीरे धीरे करके इन शहरों का विनाश हो गया, जो कि मुख्य रूप से नदियों के किनारे बसे होने के कारण फल फूल रहे थे। भूमि का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक कृषि करना या जो है बर्तन बनाने के लिए या ईंटें बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में भूमि की उपजाऊ परत का प्रयोग, इसने हड़प्पा सभ्यता के विनाश को निश्चित रूप से आमंत्रित किया। कुछ विद्वानों का, जैसे कि मार्शल या व्हीलर जी का कहना है कि आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के अंत का एक प्रमुख कारण था। कुछ का कहना है कि बीमारियां कि जो है किसी प्रकार की महामारी या अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त होकर के हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण हुआ, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो की एक शहर की एक गली से मिलता है, जहां पर बड़ी संख्या में एक ही गली में इस प्रकार से कंकाल बेतरतीब पड़े हुए पाए गए। ऐसा माना जाता है कि शायद ये किसी प्रकार के आक्रमण से बचने के लिए भाग रहे थे और तभी जो है इन्हें मार दिया गया। हड़प्पा सभ्यता एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। इस पूरी अभी तक जितना भी आपने देखा है उसमें कहीं भी आपको कोई विशेष प्रकार के हथियार जो कि सुरक्षा में या उसमें प्रयोग किए जाते हों आप अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो है हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता पर लोगों ने आक्रमण किया हो, क्योंकि लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का भारत में आगमन हुआ और आर्य एक पशुचारी
और घोड़े को ज़्यादा मानने वाले कबीलाई लोग थे, जिन्होंने संभवतः हड़प्पा वासियों पर आक्रमण किया। इसका प्रमाण भी कुछ हद तक इंद्र के द्वारा दिया जाता है, जिन्हें कि पुरंदर की उपाधि दी गई थी। पुरंदर यानी कि दुर्गों को तोड़ने वाला। संभवतः ये दुर्ग हड़प्पा वासियों के किले थे, जिनको कि इंद्र ने, आर्य देवता ने जीता था। परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूर्णतया नष्ट हो गई, या जैसे कि एकदम से ये आरंभ नहीं हुई थी, उसी प्रकार से ये एकदम से समाप्त नहीं हो गई। हड़प्पा की परवर्ती बस्तियां के हमें यहाँ पर झूकर में, रंगपुर में, सनाई में और सिसवल में कुछ प्रमाण मिलते हैं। यानी कि धीरे धीरे करके लोगों ने हड़प्पा में शहरों में, मुख्य शहरों में रहना छोड़ दिया और छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगे। ये बस्तियां मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या अन्य मुख्य शहरों की तरह बहुत सुनियोजित ढंग से नहीं बसी हुई थीं और इनमें कच्ची पक्की हर प्रकार की ईंटों से बनी हुई दीवारों का प्रयोग किया गया। लेकिन धीरे धीरे करके हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। एक इतिहासकारों के सामने समस्या आती है कि किस प्रकार अतीत में या उत्खनन में मिली हुई वस्तुओं से हम अपने प्राचीन इतिहास का निर्माण करें। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में पुजारी की मूर्ति मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली, लेकिन हम नहीं बता सकते, हम पता ही नहीं कर सकते, विश्वास से नहीं कह सकते कि ये एक पुजारी की ही मूर्ति है या वहाँ पर किस प्रकार की राजसत्ता थी। इसका हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं और कई बार ये अनुमान सही साबित होते हैं और कई बार ये गलत साबित होते हैं। ये एक पुरातत्वविद या इतिहासकारों के सामने एक प्रमुख समस्या रहती है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विदेशों से चलता था, हमने वहाँ पर प्राप्त मोहरों और बर्तनों से सिर्फ अनुमान लगाया कि किस प्रकार से या कैसे जो है व्यापार किया जाता था, लेकिन कोई प्रामाणिक विवरण हमें इसमें नहीं मिलता है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में विशेष तौर पर मोहनजोदड़ो शहर के बारे में आप बताएंगे कि उसमें क्या विशेषताएं थीं, किस प्रकार से उसका नगर नियोजन था। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनानी है और चर्चा करना है कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे। जो भी शिल्प उत्पादन था, जैसे मनके बनाते थे, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, फयांस, ये सब चीज़ें बनाते थे, उनको बनाने के लिए वो सामग्री कहाँ से प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के मिले जुले मानचित्र पर आप उन स्थलों पर पेंसिल से घेरा बनाइए जहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कालीबंगा, और उन स्थानों के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए जहाँ शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, जैसे चंदूड़ों में, हड़प्पा में मनके बनाने के कारखाने थे, और इसके अलावा वहाँ पर जहाँ कच्चा माल मिलता था, जैसे कि अफ़गानिस्तान से लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।